नामवर गुलकार, गिटारिस्ट और म्यूजिक प्रोड्यूसर मिकाल हसन से मिलने वारिस रोड पर उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। बाहर आकर खुद इस्तकबाल किया। मिकाल हसन बैंड के फाउंडर, साउंड इंजीनियर और गिटारिस्ट भी हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों से आप काम कर रहे हैं, उसमें किस हद तक अपने आप को कामयाब समझते हैं? नहीं सर, हरगिज़ नहीं। आर्ट में कभी कोई कामयाब नहीं होता, बस मैसेज होता है, वो उसको पहुंचाना होता है। सर टारगेट वो जो भी सेट होता है वो होता मिस ही हो जाता है एवरी टाइम। कुछ हादसात हो जाते हैं, कुछ स्केड्यूल्स में डिले हो जाती हैं, क्योंकि और भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो अक्सर टाइम आपको पता है फिर मैनेज करना पड़ता है, तो चीज़ आगे से आगे निकलती जाती है। उसको कंप्लीट करना टाइम में बड़ा मसला है सर। बड़े सगीर में तानसेन शहनशाह मौसीकी कहलाते हैं और उनकी धुनें अब भी मकबूल हैं। आपने भी बहुत सारी उनकी धुनें और म्यूज़िक जो है उसको अपनाने की कोशिश की, बल्कि आपको भी आज का तानसेन कहा जाता है। आपको कैसा लगता है? और नहीं सर, खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करें, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं भी जो काम कर रहा हूँ वो बड़े सगीर के ही सॉन्ग्स और मेलोडीज़ और पोइट्री है, उसी को लेके मैं लोगों को पेश कर रहा हूँ। कोई मैंने नई चीज़ नहीं की, बुज़ुर्गों का काम ही है, उसी को हम आगे चला रहे हैं। जदीद और कदीम मौसीकी का आप मिलाप करते हैं, ये ख्याल कैसे आया? जिन लोगों को मैं सुनता था वो बड़े ट्रेडिशन के अंदर उनका एक रूट्स थी, और वो हमेशा उस ट्रेडिशन को आगे ले जाने के लिए एफ़र्ट करते थे, उसमें नई इन्वेंशंस करते थे, नए तरीके से उसको देखते थे, कोशिश करते थे। तो उन लोगों की जिस तरह की विज़न थी, मेरे पे भी फिर वही इन्फ्लुएंस थी कि यार इसी तरह इसको लेके चलना चाहिए। अगर इसको फ्रेश रखना है, बेसिकली आपने पोइट्री को, मेलोडी को, उसको सजाना आपने किस तरह है, उसमें कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, उसमें कौन से टेक्सचर्स होने चाहिए, गाना किधर उठना चाहिए, किधर उसको स्टेडी होना चाहिए, किधर उसको बैठना चाहिए। वालिद मसूद हसन एडवर्टाइज़र और साथ ही जर्नलिस्ट थे, और वालदा शोबा तदरीस से वाबस्ता थी, कनेट कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं। ये बताएं आपने क्यों म्यूज़िक का जो शोबा अपना लिया? ये तो बड़ा मुख्तलिफ था, ना इसमें कोई फाइनेंशियल कैरियर ना कुछ। हाँ, अभी भी नहीं सुहेल भाई, अभी भी बड़ा इसमें बहुत स्ट्रगल है और बड़ी बर्दाश्त चाहिए होती है इस काम को करने के लिए। पेरेंट्स ने इनकरेज किया, मेरे वालिद साहब ने ख़ास तौर पे मुझे बहुत इनकरेज किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर एक चीज़ का तुम्हें जुनून है, शौक़ है ना, तो वो चीज़ तुम्हें सस्टेन करेगी लाइफ में। हार्ड टाइम्स तो आने ही आने हैं। उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे, बहुत सारा म्यूज़िक सुनाया भी उन्होंने। सारा म्यूज़िक जो मैंने सुना हुआ है ना, वो उनकी वजह से है। मेरी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस, जिन चीज़ों से मैं मुतासिर हूँ, वो उनकी वजह से है। म्यूज़िक बैंड बनाने के बाद क्या क्या मुश्किलात पेश आई? उस वक्त तो ये एक सच कैरियर भी नहीं था, अब तो चलो कई लोगों का। जब आप एक डिफरेंट चीज़ करते हो ना, तो उसको राइट वे लोग एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, उनको टाइम लगता है साउंड के चेंज होने में, टाइम लगता है डिफरेंट किस्म के टेक्सचर्स को अंडरस्टैंड करने में, लोगों को टाइम लगता है हज़म करते हुए। तो इंस्टेंटली कोई चीज़ सक्सेस नहीं होती, टाइम लगता है। तो ये आई थिंक सबसे बड़ी स्ट्रगल किसी भी आर्टिस्ट की यही होती है कि उसके थॉट को, उसकी साउंड को लोगों को समझते हुए, एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वंस वो हो जाता है तो फिर स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाती है। बर्कले कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, बोस्टन, अमेरिका से आपने बाकायदा तालीम हासिल की। ये बताएं कि वहाँ तो बहुत मुख्तलिफ आपने तजर्बात किए मुख्तलिफ कौमियतों से, वहाँ बैंड बनाने का नहीं सोचा? यहाँ आकर क्यों बैंड बनाया? आर्टिस्ट सारे यहाँ थे, जो हमारे जो कल्चर की जो महक है और उसकी एक फाउंडेशन है, वो इधर थी, उधर नहीं थी। लेकिन उधर इतना एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ कि डिफरेंट कल्चर्स के साथ उठना बैठना, इंटरेक्शन हुआ, दोस्तियाँ हुई लोगों के साथ। कोई अर्जेंटीनियन था, कोई स्पेनिश था, कोई फ्रेंच था, कोई अमरीकी था। तो इतनी समझ आ गई कि सबसे जो अच्छा म्यूज़िक होता है वो वही होता है जो आपके अपनी मिट्टी का म्यूज़िक होता है, क्योंकि उसको जिस तरह आप तसव्वुर करते हो और देखते हो और कोई भी नहीं देख सकता। वो लोग हमारा म्यूज़िक उस तरह कभी भी नहीं सुन पाएंगे जिस तरह हम लोग सुनते हैं।
तो ये बहुत बड़ा सबक मैंने वहाँ सीखा। म्यूज़िक रिकॉर्डर भी आप खुद हैं, साउंड रिकॉर्डर भी खुद हैं, गिटारिस्ट भी खुद हैं, प्रोड्यूसर भी खुद हैं, सारे काम अकेले ही करते हैं या टीम को भी साथ इन्वॉल्व करते हैं? किसी और पर एतमाद नहीं है, परफेक्शनिस्ट हैं आप? परफेक्शनिस्ट भी हूँ और एतमाद बिल्कुल है, क्योंकि ये टीम वर्क में सारे काम होते हैं। आपके नीचे लोग हमेशा टीम वर्क में काम कर रहे होते हैं, अकेला बंदा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। हाँ जी। लेकिन आप परफेक्शनिज्म पे यकीन रखते हैं? क्योंकि देखें, वो चीज़ एक बार दुनिया में चली गई, उसके बाद टाइम नहीं होगा कहने के लिए कि ये ठीक नहीं था या वो मैं इस तरह कर लेता। ये तो आपको काफ़ी उसको रिजिडली देखना पड़ता है ताकि वो एक मेयार पे चीज़ हो जब वो रिलीज़ हो। ये ना हो कि ऐसी एरी गैरी रिलीज़ कर दी। आजकल तो लोग रोज़ गाने रिलीज़ कर रहे हैं, अल्लाह ही जानता है उनके पास टाइम कहाँ होता है रिव्यू करने के लिए। आपने बहुत कम काम किया है बनिस्बत दूसरों के, तो इससे फाइनेंशियल्स पूरे हो जाते हैं? नहीं, किधर लगते ही हैं। तो ये फाइनेंशियल कैरियर तो ठीक ना हुआ? नहीं, अच्छा नहीं है, उस लिहाज से अच्छा नहीं है। तो कैसे एक्सपेंसेस पूरे करते हैं फिर? कोई और सोर्सेज? अभी भी मैं अपने पेरेंट्स के घर में ही रह रहा हूँ और प्रोडक्शन से कुछ ना कुछ काम आ जाता है सर। टीवीसी से कुछ काम आ जाता है, जिंगल से, कभी कभी ओएसटीज मिल जाते हैं, वो कर लेते हैं। कभी कभी शोज़ आ जाते हैं, शो कॉन्सर्ट से भी अर्निंग हो जाती है। तो मिल मिला के ही कभी इधर से कुछ आ गया, कभी इधर से कुछ आ गया, उसी तरह चलता है। डे टू डे इसमें को वो डेली सैलरी का सिस्टम नहीं है इसमें जी, क्योंकि क्रिएटिव जॉब्स हैं, लोगों की डेडलाइंस होती हैं, आपने उन डेडलाइंस को मीट करना होता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ काम करो तो फिर वो कभी कभी 3 महीने 6 महीने पेमेंट्स डिले होती हैं। 23 साल पहले म्यूज़िक बैंड की बुनियाद रखी। उस ज़माने में तो म्यूज़िक बैंड का बिल्कुल आइडिया ही नया था। कैसा रहा ये आइडिया? अब तो बस बड़े लोगों ने तजर्बा किया ये। हाँ जी, हाँ जी सर। लोगों पे था कि जो आपको जिस किस्म के लोग मिल रहे थे और जिस किस्म की आपकी इर्द गिर्द टैलेंट था, उसको जमा करके चलाना, वो एक बैंड की शक्ल में उसको रखना। आइडिया बेसिकली ये था कि एक लाइनअप होगा लोगों का जो परफॉर्म करेगा, जिसमें हम जो मटेरियल परफॉर्म करेंगे वो सारा हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक होगा, लेकिन उसको एक कंटेम्प्रेरी साउंड और फॉर्मेट में हम लोग प्रेजेंट करेंगे। आप पर तनकीद की जाती है कि आप एक ख़ास तरह का म्यूज़िक ही दे रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नयापन नहीं है। क्या ये तनकीद सही है? नहीं सर, बहुत चीज़ें हैं उसमें। अब देखें, उसमें पॉपुलर म्यूज़िक नहीं है उसमें। पॉपुलर म्यूज़िक, पॉपुलर क्या होता है? जो लोग सुन रहे होते हैं वो पॉपुलर हो जाता है। तो ये गाने भी बड़े अपने टाइम में बड़े लोगों ने सुने हैं। रब्बा मेरे हाल दा बैरम तू, सज्जन दे आत्मा साड़ी, सावल, बहुत लोगों ने सुना, अभी भी सुनते हैं। आपकी पंजाबी कैसी है? ठीक है मेरी पंजाबी, हाँ इतनी अच्छी नहीं है लेकिन गुजारा है। शायरी पंजाबी है, प्रॉपर पंजाबी नहीं है। आपके म्यूज़िक की अक्सरियत तो पंजाबी में है? सारे पंजाबी में जी, कलाम सारे पंजाबी में सर। बुल्ले शाह, शाह हुसैन, सारा पंजाबी में लिखा हुआ है जी। इवन अमृता प्रीतम का भी जो आज आखा वारिस शाह वो भी पंजाबी में है। पुराने ज़माने में तो गिटार नहीं था और जदीद आलाते मौसीकी नहीं थे। ये आने से म्यूज़िक पर ओवरऑल कितना फ़र्क पड़ा है? 60-70s में इंट्रोड्यूस होने शुरू हुए हैं। आर.डी. बर्मन साहब ने बेस गिटार इंट्रोड्यूस की, गिटार्स, हवाईयन लैप स्टील गिटार्स, ये म्यूज़िक में आना शुरू हुई। तो इसके बाद ये एक टेक्सचर ऐसा है कि ये हर गाने में आपको सुनाई देता है। अगर आप इसको रिमूव कर देते तो गाने के अंदर एक रिदम और एक कह लें कि उसकी जो चलन है वो इफेक्ट होती है। तो अब ये प्लेयर पे भी होता है कि प्लेयर किस टाइप का है, किस स्टाइल में भी जाता है, वो इफेक्ट करता है कि उसको यूज़ आपने कहाँ करना है। तो आप समझते हैं मौसीकी बेहतर हुई है नए आलात आने से? ओवरऑल म्यूज़िक की जो स्टेइंग पावर है ना, वो आई थिंक गिरती गई है। असर जो है ना म्यूज़िक का, लोग अब सुनने के लिए ना इतने रेडी नहीं है, उनको देखने के ज़्यादा आदी हैं। चीज़ जो देखते हैं वो उसकी समझ आती है। सिर्फ सुनने तक जो एक ज़माना था कि लोग बैठ के एल्बम सुनते थे, पूरा एल्बम सुना जाता था, वॉल्यूम सुनते थे या रेडियो पे गाने सुनते थे, तो उनका अटेंशन होता था उसकी तरफ। अब लोगों का अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया। 2 सेकंड 3 सेकंड से ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं सकते चीज़। पहले तो एक कलेक्टिव बैंड होते थे, फिर सोलो फ्लाइट का रिवाज आ गया। आप क्या समझते हैं, क्या बेहतर है इनमें से? सोलो आर्टिस्ट हैं वो, असल में कह सकते हैं कि वो सोलो आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके पीछे हमेशा एक ग्रुप होता है, प्रोडक्शन होती है, म्यूजिशियंस होते हैं, राइटर्स होते हैं, लिरिसिस्ट होते हैं। तो अब वो सोलो तो सिर्फ वो सोलो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली काम तो पूरी टीम कर रही है। तो वो उनकी चॉइस है वो फिर भी बैंड की शक्ल में ही है वो।
वो जो सेटअप है वो एक बैंड की शक्ल में ही है। 2022 में आपके स्टूडियो में आग लाएगी, कितना नुकसान हुआ, क्या क्या चीज़ ज़ाया हो गई? इलेक्ट्रिकल स्पार्क सर। अच्छा, कितना नुकसान हुआ? एक तार नहीं बची सर। कोई कितना सामान था, कितना महंगा? 1.5-2 करोड़ का सामान था सर। सामान छोड़ें सर, वो जो इतने सारे जो वॉल्यूम्स और जो रिकॉर्डिंग्स हम लोगों ने की थी 95 से लेके 2022 तक, वो भी सारा रिकॉर्ड भी गया सर, सारे बैकअप भी गए, पुराने माइक्स थे, प्रोसेसर्स थे, प्री एम्प्स थे, सारा कुछ उड़ गया। वालदा से मिलने आए, मिकाल कैसा बेटा है जो आपने सोचा था, उन तवक्कुआत पर कितना पूरा उतरा है? मुझे पता है कि दिल का बहुत अच्छा है, मगर इसका एक मसला है कि ये ज़्यादा जब तक म्यूज़िक से बात कर रहा है तो वो तो ठीक है, म्यूज़िक के बारे में खूब बोलेगा, मगर ये अपने जज्बात जो है ना आसानी से नहीं दिखाता, छुपा के रखता है। इंट्रोवर्ट है। हाँ, थोड़ा बहुत। इन्होंने म्यूज़िक का कैरियर अपनाने का जब फैसला किया तो आपका क्या ख्याल था? मैं ज़्यादा घबराती थी अपने मियाँ के बनिस्बत। वो कहते थे कि अगर इसका ये ख्वाब है तो माँ बाप के तौर पे इसका एक ये ख्वाब हमें पूरा करना चाहिए, जैसा भी है, क्योंकि सबकी एक ही ज़िंदगी है। मैं ये घबराती थी कि क्या करेगा पाकिस्तान में म्यूज़िक के साथ, कोई था नहीं जिसने पढ़ा हुआ था म्यूज़िक जिस तरह इसने पढ़ा है बर्कली में। तो हमने ये नहीं सोचा कि इसको इकोनॉमिक्स में भेजना चाहिए कि बैंक में काम कर ले वगैरह, ये नहीं हमने कभी सोचा। बस यही था कि अगर ये दिल से म्यूज़िक ही करना चाहता है तो फिर ये और जो भी चीज़ करेगा ना वो सेकेंड रेट होगी। मैंने कहा जब पहला इसका गिटार आया, मलेशिया से आया था पहला गिटार और महंगा था, मैंने अपनी मियाँ को कहा कि ये आपने क्या किया? मैं कहा उसे 3 हफ्ते उसने टिन 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 करके कोने में रख देना है। मैं बिल्कुल गलत थी। अब आप मुतमईन हैं इनके कैरियर से? इसी में खुश है ना, जब भी अपने दोस्तों के साथ बैठ रहा होता है और इधर उधर की बातें होती हैं और बाजा बज रहा है वगैरह, ही इज़ रियली हैप्पीएस्ट देयर, खुश होता है। इसको डांस पार्टीज और ऐसी चीज़ों में शौक नहीं है। बतौर बेटा आपके ख्वाबों पर कितना पूरा उतरे हैं? मेरे ख्याल से जितनी अप्रिसिएशन इसकी म्यूज़िक को मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ओरिजिनल है, कॉपी नहीं है किसी की, आई थिंक उतनी नहीं मिली इसको। इसका जो ग्रुप है, जो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, वो बेतहाशा पसंद करते हैं, मगर वो छोटा ग्रुप है, आतिफ असलम टाइप चीज़ नहीं है, पॉपुलर नहीं है। उस तरह नहीं हो सकता ना, ये सुनना पड़ता है, टाइम लगता है समझने में कर क्या रहा है। टन टराटा टा नहीं है ना। बारीकी है म्यूजिक में। हाँ, और ये इतना मेहनत बड़ी करता है, इसका कान जो है ना बहुत बड़ा क्लियर है। मुझे याद है एक सर्दी में मैं अंदर बैठी हुई थी, तो ये आया हुआ था अली अज़मत, और ये किसी और का म्यूज़िक कर रहा था। तो अली अज़मत आया, सर्दियाँ थी, हीटर लगा हुआ था, अली अज़मत आया, तो मैंने कहा भी क्या हो रहा है? कहने लगा क्या हो रहा है? 60वीं दफ़ा करने लगे फिर सड़ के कहा उसने। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहता है बस वो खुश ही नहीं होता, कभी कहता नहीं उसको फिर करो, कभी कहता उसको फिर करो, कभी उसको फिर करो। तो मैंने कहा ज़्यादा लंबा टाइम ना लगाओ उस पर। तो चुप करके कहता है, सोच के कहता है मुझे बेहतर नहीं है कि अगर कोई भी ख़राबी है मैं अभी निकाल लूँ, बाद में तो वो छप गया, उसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। बतौर बेटा कैसा है जी? बड़ी मदद करता है मुझे घर में, बहुत। आप ही देखता है ना, क्योंकि मैं इतना फिरती नहीं हूँ, ये देखता है कि यहाँ से चीज़ ये चाहिए, ये इधर लाइट फ्यूज़ हुई हुई है, ये हो है वो है, तो काफ़ी करता है। और शादी वादी के इनके बारे में आप फिक्र करती हैं या नहीं करती? नहीं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इनके लिए जो लड़की अच्छी होनी थी, अब तो आई डोंट थिंक कुछ करेगा, वो ऐसी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सीधी आप टिपिकल जो हाउसवाइफ है ना, जो बैठी रहती है कि मेरा मियाँ आए तो मैं रोटी सामने रखूँ वो खाए, वो नहीं हो सकता इसके साथ। कोई ऐसी होनी चाहिए जिसकी अपनी कोई पैशन हो, जो सारे दिन इंतज़ार में ना बैठी रहे
क्योंकि इसका तो ये है कि कभी ये 3 बजे नाश्ता कर रहा होता है, कभी ये सुबह नाश्ता करके सोने जा रहा होता है। इसके रेगुलर टाइम्स तो नहीं है। क्योंकि जब आपको अंदर से कोई चीज़ आवाज़ आती है कि ये मैंने करना है, हो सकता है 10 बजे रात के, हो सकता है 10 बजे सुबह के। कितने शरारती थे, कितने सीरियस थे? मगर शरारत वैसे कोई नहीं की। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग। फराज ज़्यादा शरारती था। फराज ज़्यादा शरारती छोटा था। भाई जो मेरा, छोटा जो है वो कहीं जाना है बाहर तो उसने तंग करना, एक मोज़ा छुपा देना, सारे ढूंढ रहे हैं। वो मेरी सब ये जो उंगलियां है ना, ये उंगली मेरी कर्व्ड है। तो मेरा एक बचपन से पैदा ही ऐसे हुआ था। कोई 17-18 साल का था तो एक लोअर अमेरिकन स्कूल में गिटार इंस्ट्रक्टर होते थे, गोरा था, अमेरिकन था। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम तो कभी भी नहीं बजा सकोगे गिटार, तुम्हारी तो उंगलियां ही टेढ़ी हैं। तो मैंने फिर उसकी वो बात को ना एज अ सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज लेके ना, मैं हर दिन गिटार जब जैसे ही उठाता था तो मैं इस उंगली और इस उंगली की ये पुल ऑफ प्रैक्टिस करता रहता कि ये साउंड क्लियरली दोनों नोट्स करें, ये वाला और ये वाला। इसको हैमर किया, इसको पुल किया, हैमर किया, पुल किया, हैमर किया, पुल किया। ये बस मैं 5-5, 10-10 मिनट लगातार। वो काफ़ी हार्ड होता है, ये मसल बन जाता है यहाँ का। तो उससे मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो डेवलप हो गया। और मैं हूँ भी कुदरती लेफ्ट हैंडेड हूँ, लेकिन शुरू में ज़रा दिक्कत होती है। घर से रवाना हुए। भारत की म्यूजिक इंडस्ट्री में तो बहुत पैसे हैं, आप कितने महाना कमा लेते हैं? जो कमर्शियल इंडस्ट्री है ना सर, उसमें बड़े पैसे हैं। जो उनकी नॉन कमर्शियल इंडस्ट्री है, जो इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री है, उसमें इतने पैसे नहीं है, बिकॉज वो स्केल उसका छोटा है। आप कितने कमा लेते हैं महाना या सालाना? सर अब ये तो डिपेंड करता है कि काम कितना है। अगर तो एक भी शो नहीं है तो कुछ भी नहीं कमाएंगे। अगर वीक में एक आधा शो आ जाता है, कॉन्सर्ट आ जाता है, उससे कुछ पैसे बन जाते हैं। एनीवेयर फ्रॉम 1.5 लाख 2 लाख इतना बन सकता है। ये बहुत कम नहीं? कम है, लेकिन रियलिस्टिकली तो इतना ही बनता है। क्योंकि बाय द टाइम आप सारे एक्सपेंसेस अपने कैलकुलेट करते हैं, लोगों को पे आउट करते हैं, म्यूजिशियंस को, आपके क्रू को, आपके ट्रैवल के कॉस्ट, तो इतना बचता नहीं है एक्चुअली। अपनी मादरे इल्मी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी पहुंचे। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी से उनके दफ्तर में मुलाकात की। मिकाल हसन जैसे लोग जो हैं, जो हमारे ग्रेजुएट हैं, हमारे अलुमनस हैं, हमें हमेशा इन पे बहुत फ़ख्र होता है। क्योंकि इस तरह के लोग जिन्होंने पाकिस्तान जो आज जिस पोजीशन में है, जिस शेप में है, इन लोगों ने उसे कंट्रीब्यूट किया है उसको बनाने में। हमने इसी तरह आर्ट एंड म्यूज़िक में गवर्नमेंट कॉलेज में हर साल एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। और मुझे को अभी आप तो बहुत यंग हैं माशाल्लाह, कि एक वक्त आएगा कि मिकाल भी उस अवार्ड के लिए जो है कंसिडर किए जाएंगे। वाइस चांसलर के हमरा कॉलेज का दौरा किया, अपने पुराने इंग्लिश डिपार्टमेंट आए, असातिज़ा से मुलाकात की। क्लासरूम में आए और पुरानी यादें ताज़ा की। आप जैसा फनकार, म्यूजिक लवर, आर्टिस्ट और उसकी ज़िंदगी रोमांस से खाली, ये हो नहीं सकता। म्यूज़िक का ही रोमांस है सर। म्यूज़िक लगाता हूँ तो बस एक अलग दुनिया में बंदा एंटर हो जाता है, उसी में घूम जाता है। ख़वातीन का रोमांस भी तो एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जी सर, लेकिन फिर वो दुख भी पहुँचता है ना, म्यूज़िक से दुख नहीं पहुँचता। आपको लुत्फ़अंदोज़ ही रखता है, आपको तंग नहीं होने देता। तंग फिर होता है बंदा जब उसको बजाने की कोशिश करता है, फिर तकलीफ़ होती है।
एक शादी की, वो भी नाकाम। हाँ जी, नाकाम रही, मैं उसको निभा ना पाया, और जो मेरी पार्टनर थी वो खुश नहीं थी, तो फिर हमने रास्ते अपने अलग अलग कर लिए। लेकिन ये नहीं मैं कहता कि हो नहीं सकता, लेकिन ये लक और चांस और इस किस्म की चीज़ों पे भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपको ज़िंदगी में साथी कौन सा मिलता है। आप कोई ढूंढ रहे हैं दोबारा? अगर मिल गया तो ज़रूर सर, लेकिन मेरे ख्याल से इसको ढूंढने से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि करीब आ जाती है। ये लाइफ के अंदर लोग आते हैं आपकी ज़िंदगी में, कुछ लोग रहते हैं टाइम के लिए, कुछ लोग नहीं रहते, तो आप यही देखना है कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। आपका जो आइडियल पार्टनर है उसमें क्या तलाश करेंगे, क्या चीज़ होनी चाहिए उसमें? शक्ल सूरत, मूड, क्या देखेंगे आप? आई थिंक सबसे आइडियल पार्टनर वो होता है जिसके साथ आपको कम्युनिकेट करने की एफर्ट नहीं करनी पड़ती। नहीं तो फिर बंदा बार बार जो है ना इस चक्कर में पड़ जाता है कि मैंने वो बात की, बुरा तो इसने मना लिया, या उसने ये बात क्यों की, इसका क्या मतलब था। ब्यूटी के बारे में आपका क्या कॉन्सेप्ट है? कैसी शक्ल सूरत कैसी होनी चाहिए खातून की? हर इंसान खूबसूरत लगता है, मुझे को बुरा नहीं लगता, क्योंकि अल्लाह की ये देन है। तो अल्लाह ने डिफरेंट लोगों के शक्लों पे ना डिफरेंट किस्म के रूप होते हैं। कभी आप नोटिस कीजिएगा कि जो बहुत डीप थिंकर्स होते हैं उनकी ब्राउ कितनी फरोड होती है, यहाँ से सोच में पड़े रहते हैं हर वक्त। अब किसी को ये शायद अच्छी नहीं लगे कि यार उसके मत्थे पे वाट है तो ये परेशान है, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार ये बंदा सोचता होगा, इसको अपने से हट के और भी कंसर्न्स हैं लाइफ में। तो ख़वातीन में क्या चीज़ अपील करती है? सर ख़वातीन माशाल्लाह पाकिस्तानी ख़वातीन बहुत खुश शक्ल है, और मुझे ये ज़रा मुझे ज़रूर कंसर्न होती है कि हमारे जो लोग हैं उनको शायद मीडिया ने अब इस तरह कर दिया कि वो एक्सटर्नल जो शक्ल है और जो प्रेजेंटेशन है उस पर सारी मेहनत है, अंदर खाते जो है वो पता नहीं कुछ है या नहीं है। तो ये जो एक हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दी जाती है कि आप कभी भी गुड लुकिंग नहीं इनफ नहीं हो सकते, या आप में ये आपका रंग ऐसा है या आपका चेहरा ऐसा है, या आपके वो दिल की तो बात को करता नहीं है। तो दिल देखना चाहिए इंसान का कि वो उसका दिल कैसा है, तो फिर उसमें आपको फिर खूबसूरती भी मिल जाएगी। अंदरूने लाहौर में मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन की हवेली आए। सीनियर अदाकार उस्मान पीरजादा और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन से मुलाकात की। जब मैंने म्यूज़िक प्रोड्यूस करना शुरू की और कंपोज करना शुरू किया तो मेरा जो स्टार्ट था वो मिकाल हसन स्टूडियो से था। अलामा साहब की जो एल्बम अपना मकाम पैदा कर, वो सारी वहीं रिकॉर्ड हुई मिकाल हसन के स्टूडियो में। उसके बाद मैंने और राहत ने जितनी भी हमने एल्बम्स की, कवाली की विरसा हेरिटेज के लिए, वो भी अपना उनकी सारी रिकॉर्डिंग, मास्टरिंग, उसकी मिक्सिंग वगैरह वो भी निकाल की जो म्यूज़िक है वो तो इट्स टाइमलेस, मतलब कि वो ज़्यादा, क्योंकि मैं भी यही काम करता हूँ। आई मेक म्यूज़िक जो कि ट्रेडिशनल है। घर वापस आए। तेरे बाज दीवाने होए टोका कर दे लोक सब जे कर यार। नौजवान गुलूकार हसनैन और गुलूकारा फिजा हैदर ने भी अपनी आवाज़ से महफिल की रौनक में इजाफा किया। पुकार दिहा घूंघट ओले मुफ्त दुकानी जानी बांधी
मुल्क सजना मैं मुश्ताक दीदार दिहा घूंघट ओले। जी पप्पू साहब, ये जो रवायत का सिलसिला मिकाल हसन साहब ने शुरू किया है, ये कैसा है और इससे जो नए आर्टिस्ट हैं इनको कितना फ़ायदा पहुंच रहा है? बेसिकली हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि जो अच्छे आर्टिस्ट देहातों में रहते हैं उनको कवरेज का कोई सिलसिला नहीं मिलता। तो बॉस ने ये एफर्ट की कि उन लोगों को ला के मंजर आम पे दिखाने की कोशिश की है इस रवायत सीरीज़ में, और मिल के जितने लोगों ने काम किया है सब ने बड़ा दिली तौर पे किया है। सर सबसे पहले तो मैं वो वाहिद पहला फनकार मैं जिसने रवायत में पहला कवाली सॉन्ग मेरा रिकॉर्ड हुआ। तो मिकाल भाई ने ऐसा किया कि सब लोगों को ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, अच्छा स्टूडियो दिया, अच्छा उनको खाना दिया, उनकी आने जाने की कन्वेंस का अरेंज किया। एक्चुअली जितने म्यूज़िक करने वाले हैं उन्होंने ये जब सुना है ना, हमने कुछ हमारे रिलेटिव्स कुछ सुनने वाले म्यूज़िक जो अच्छा सुनना चाहते हैं म्यूज़िक, उनको हमने जब ये सीरीज़ सुनाई है तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है। फिर मिकाल सर, हमारे लिए ये ऑनर की बात है कि मिकाल भाई के साथ हमने इसमें काम किया है। ये रवायत जो मिकाल हसन भाई साहब ने शुरू की है ना, इसका ये मुझे नहीं बल्कि तमाम जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बहुत फ़ायदा मंद साबित होगा ये रवायत। और जो गांव में मंडियों में लोग गाने वाले हैं, इन्होंने ढूंढ ढूंढ के ला के रवायत में ना उनको मौका दिया है। जितने भी हैं लालची लोग थे, मगर ये बेलौस शुरू हुआ है म्यूज़िक वालों के लिए, तो अल्लाह पाक इनको और कामयाबी दे। आपका जो म्यूज़िक स्टूडियो है इसमें किस किस बड़े आर्टिस्ट ने परफॉर्म किया है? जुनून की 2 एल्बम्स रिकॉर्ड हुई हैं जिसमें अली अज़मत और सलमान अहमद है। इधर आतिफ असलम का जो पहला और सबसे बड़ा हिट गाना आदत, वो यहाँ रिकॉर्ड हुआ, कंपोज भी इधर ही हुआ। जल बैंड के एल्बम यहाँ रिकॉर्ड हुए। फिर नूरी नूर अली हमज़ा, उनके एल्बम्स 3 इधर रिकॉर्ड हुए। फिर इसके साथ ज़ेब और हनिया, उनका एल्बम चुप इधर रिकॉर्ड हुआ। ये सारे एल्बम्स वो हैं जिनसे बड़े हिट गाने निकले। ईपी जो जुल्फ़ी अब कोक स्टूडियो हेड कर रहे हैं, उनका ग्रुप जो था उसने यहाँ से बहुत शोहरत हासिल की। उसमें फ़वाद खान भी थे जो फिर एक्टिंग के अंदर उन्होंने अपना नाम बनाया। अहमद अली भट्ट थे। इसके अलावा सर बहुत सारे फिर सोलो आर्टिस्ट भी, जिस तरह क्यूबी है, मीशा शफ़ी हैं, अली ज़फ़र हैं, ये सब लोगों ने किसी न किसी पॉइंट पे स्टूडियो में काम किया। राहत भाई ने अपनी कोई 4 वॉल्यूम कवालियों के यहाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब के साथ किए। फ़रिया परवेज़ का पहला गाना जो उसका हिट गाना था पतंगबाज सजना, दिल हुआ बो काटा, वो उसने यहाँ रिकॉर्ड किया। शूट भी इधर ही हुआ वो। और बहुत सारे सॉन्ग्स, अदनान समी की जो सरगम थी एल्बम, सरगम एल्बम फिल्म के, उसके गाने सारे इधर रिकॉर्ड हुए। ये इंटरनेशनली एक एल्बम रिलीज़ भी हुई है, शहज़ राजा की, यूके आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी इधर आके रिकॉर्डिंग की। पाकिस्तान के बहुत से नामवर गुलकारों के साथ काम करने का मौका मिला आपको, चाहे वो राहत फ़तेह अली ख़ान हो, अली ज़फ़र हो, आतिफ असलम हो, हुमैरा चना हो। किसके साथ काम करना अच्छा लगा और किसके साथ मुख्तलिफ लगा? कुछ लोग होते हैं वो बड़े प्रिपेयर्ड होके आते हैं, बड़ी तैयारी करके आते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो उधर आके देखते हैं कि हमने अब आज परफॉर्म क्या करना है। आपको कैसे मज़ा आया किसके साथ काम करके? मुझे सारों के साथ मज़ा आया। मसला तब पड़ता है जब वो चले जाते हैं ना, तो उसके बाद जब हमें एडिट करना पड़ता है और ट्रैक्स क्लीन करने पड़ते हैं, वो ज़रा पेचीदा काम है, वो बोर हो जाता है बंदा उसमें, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट और बारीकी का काम है। लेकिन उसको अगर हमने ना किया तो फिर वो अच्छा नहीं साउंड करते। काम करने के दौरान किसके साथ दोस्ती हो गई, किसके साथ तल्लुक बन गया? अली अज़मत के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती है मेरी। मैं कोई 14-15 साल का होता था, ये इधर ही मुजांग चुंगी पे ना ये लोग पराठे खाते थे। जुपिटर्स ग्रुप में होता था वो उस वक्त, तो अक्सर मुझे वहाँ से इससे मुलाकात मेरी होती थी। और फिर हम लोग फिल्में भी जाके इकट्ठे जाके ना रेंट करते थे। उस ज़माना था VHS 10 रुपये दे के VHS एक ले लो। तो अली के साथ मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है और सबके साथ मेरे बड़े अच्छे थे। मैडम हुमैरा के साथ बहुत प्यार करती हैं वो, और आतिफ, अली ज़फ़र, ये सब दोस्त हैं मेरे। मिकाल हसन बैंड किन किन ममालिक में परफॉर्म कर चुका है? सर हम लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स में परफॉर्म किया है, कनाडा में, फ़्रांस में, नॉर्वे में, इंडिया बेताशा,
इंडिया परफॉर्म किया है, बांग्लादेश में, यूएई में। मिकाल हसन बैंड ने पिछली 2 दहाइयों में सिर्फ 4 एल्बम निकाले, ये तो बहुत कम है। क्या वजह है इतना काम करने की? एक तो सर मुझे टाइम बड़ा लगता है, वही अब मसला आ गया ना परफेक्शनिज्म वाला, कि वो एक चीज़ मैं पकड़ता हूँ तो फिर उस पर काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ती है। और दूसरा है कि मैं अकेला बंदा हूँ, मैं कोई 5-6 लोगों का काम एक आदमी कर रहा है, तो मेरे पास कोई इंजीनियर नहीं है, मेरे पास कोई मिक्स इंजीनियर नहीं है। आपने भारतीय गुलकारों के साथ भी इश्तराक किया, ये तजर्बा कैसा रहा? बड़ा अच्छा रहा सर। मुझे ज़्यादा जो उधर प्रॉब्लम जो फेस हम लोगों को करना पड़ी वो ये थी कि उनके पॉलिटिक्स जो थी वो आर्ट के अंदर बार बार दखल देती हैं। वो पॉलिटिक्स को और आर्ट को अलग नहीं रखना चाहते। उनको प्रॉब्लम होती है अगर कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट आके वहाँ परफॉर्म करे, उनके लोगों के साथ काम करे। जब हम उनके लोगों के साथ नहीं काम करते तो उनकी कंप्लेंट होती कि जी आप लोग इधर आते हैं, पैसे कमाते हैं, हमारे लोगों को तो मिलता कुछ नहीं। जब हम उनके लोगों को डालते हैं तो उसको इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन होती है कि जी ये इंडो पाक जो है ना ये सही नहीं है, इसमें भी मसले हैं। अक्सर इस तरह हुआ है कि होटल्स में स्टे नहीं करने देते क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं, तो ये गवर्नमेंट जो है नहीं चाहती कि हम लोग वहाँ जाएं, तो ऑब्वियसली दिक्कत होती है सर। लेकिन हम लोग म्यूज़िक भी जाने जाते हैं, हम पॉलिटिक्स तो लड़ने जाते ही नहीं सर। क्लासिकी मौसीकी यहाँ तक के सूफियाना कलाम जो है इसको भी रीमिक्स किया जाता है जी सर। क्या ये सही है? बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से देखना ये चाहिए कि क्या ये जो फॉर्म्स हैं कव्वाली, सूफियाना कलाम, इनको हम कितने तरीक़ों में देख सकते हैं। तो अगर उस तरह हम देखें तो फिर रीमिक्स करना इट्स ओके, हो सकता है। लेकिन अगर वो कलाम जो है डैमेज हो रहा है या उसकी मेलोडी जो है पूरी तरह से उसको इंसाफ के साथ निभा नहीं रहे, तो फिर मेरे ख्याल से ज़रा प्रॉब्लम हो सकती है। आखिर क्या वजह है कि पुराने गानों की रीलॉन्चिंग, रीमिक्सिंग हो रही है? क्या कि नए गानों में वो मेलोडी नहीं है जो पुराने गानों की ज़रूरत पड़ गई है फिर? बिल्कुल आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि वो जो पुराने सर जो कंपोजर्स होते थे ना, वो उनको रागों का, स्केल्स का, इन सारी चीज़ों की समझ थी। उनको पता होता था कि कौन सी मेलोडी, कौन सा राग किस मूड को सूट करता है, किस इमोशन को सूट करता है, किस वक्त इसको पिक करना चाहिए, कब इसको नहीं छेड़ना चाहिए। आपने खुद तो क्लासिकी मौसीकी की तालीम हासिल नहीं की? नहीं, मैंने नहीं सीखी। फिर आप किस तरह से क्लासिकी मौसीकी के साथ जो मिक्सिंग कर लेते हैं? मैंने वेस्टर्न थ्योरी स्टडी की हुई और म्यूज़िक स्टडी की हुई है, तो उसमें आपको काफ़ी पैरेलल्स मिल जाते हैं, सिमिलर चीज़ें आपको उसमें मिलती हैं उनके म्यूज़िक में। तो मैं उसके थ्रू फिर अपने म्यूज़िक को स्टडी मैंने किया। कोक स्टूडियो के प्लेटफॉर्म ने बहुत से नए फनकार दिए हैं, ये कैसा काम कर रहा है? आपकी क्या राय है? सर मेरी राय ये है कि जब एक प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल हो जाए कि वो लोगों की लिटरली कैरियर्स मेक और ब्रेक कर सकता है, तो उसके साथ आपको ज़रा एहतियात के साथ चलना चाहिए। बिकॉज़ बहुत सारे अच्छे लोग इंट्रोड्यूस भी हुए हैं, लेकिन उस प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए आपको कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए, आपको कॉन्स्टेंटली इंस्टाग्राम पे या तो आपके नंबर्स बड़े हों, आपको प्रोफाइल आप एक चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कोई एक प्रोग्राम ये सारी चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर सकता। ये हमें और किस्म के प्रोग्राम्स चाहिए ताकि लोग आगे आते और प्लेटफॉर्म चाहिए। हाँ जी, हमें और प्लेटफॉर्म चाहिए, और हमें जो सरकारी सपोर्ट है वो बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी अपनी हुकूमत अपने लोगों को रिकग्नाइज़ नहीं करती तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो धक्के कितने लगाएगा। आप इतनी जवानी में ही बाबाए म्यूज़िक बन गए हैं, बहुत सारे लोगों को, रॉ टैलेंट को आपने इंट्रोड्यूस किया है। आपको अपने कितने शागिर्द याद हैं? कोई, मैं खुद शागिर्द हूँ, इन सब का शागिर्द हूँ मैं, और मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे इतनी सेंस मुझे हो गई है कि जब इंसान को एक समझ आनी शुरू होती है ना, तो फिर उसको पता चलता है यार मुझे आता कुछ नहीं असल में। और यही वजह है कि फिर जिनको आता है मैं चाहता हूँ कि लोग इनको सुने, क्योंकि ये जेन्युइन काम कर रहे हैं। इनकी आवाज़, इनका जो कलाम है, इनकी जो मेलोडी इसमें से चाहिए।